हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। पिछले वीडियो में मैंने सीबीआर कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के बारे में बताया था। आज हम उसी के आगे का पढ़ेंगे। पुनर्वास के उपाय। पहला था शारीरिक पुनर्वास रणनीति, दूसरा विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा और थर्ड था विकलांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक पुनर्वास। तो शारीरिक पुनर्वास रणनीति में आरंभिक पहचान, उपचार, परामर्श, चिकित्सा मदद व उपकरणों का प्रावधान है। आरंभिक पहचान तथा उपचार में क्या होता है कि जो अगर विकलांगता का हमको शुरू में ही पता चल जाए, जैसे कोई बालक है, छोटा है, उसको बचपन में उसके माता पिता द्वारा या किसी भी अन्य के द्वारा ये देख के पहचान लिया जाए कि इसमें इस तरह की डिसेबिलिटी है, वो चलने में, सुनने में, बोलने में, देखने में किसी भी प्रकार से अगर वो बालक असमर्थ लग रहा है, तो अगर उसी समय उसका पता चल जाता है तो हम उसको डॉक्टर को दिखा के और या उसका ऑपरेशन या दवाई या कुछ भी अलग ट्रीटमेंट जो भी होता है उसके लिए वो सब करा के हम उसकी रोग की जो गंभीरता है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लेट पता चलता है तो वो कंडीशन ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो ऐसे में बच्चे का पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है, उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए समय रहते अगर इन चीज़ों का पता चल जाए तो उसका उचित अपन चिकित्सा करके दवाई वगैरह देकर उसको कम कर सकते हैं। या तो पूरी तरह ख़त्म हो जाए तो वो भी देख लेते हैं डॉक्टर लोग। अगर ख़त्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर जब नहीं होता है तो उसको काफ़ी हद तक कम तो किया ही जा सकता है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे ऐसी सुविधाओं का बहुत अभाव है। शहरों में तो ये सब चीज़ें हैं लेकिन गांव में नहीं है। तो वहाँ पे भी अभी सरकार इसके लिए सूचना का प्रसार करेगी, इसके माध्यम से कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के माध्यम से। परामर्श तथा मेडिकल पुनर्वास, इसमें क्या होता है, दिव्यांग जनों के लिए मनोचिकित्सा, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी, सर्जिकल सुधार, उपचार, दृष्टि मूल्यांकन, स्पीच थेरेपी, विशेष शिक्षा, ये सब मुहैया कराई जाती है। वर्तमान में पुनर्वास सेवाएं मुख्यतः शहरी और उसके आसपास के इलाकों में उपलब्ध हैं। जितनी भी पुनर्वास सेवाएं स्पेशली शहरों में हैं और शहर के आसपास जो भी छोटे मोटे कस्बे होते हैं वहाँ होती हैं। लेकिन जो हमारे देश के 75% विकलांग व्यक्ति हैं वो देश के ग्रामीण इलाकों में ही रहते हैं और वहाँ तक अभी बहुत ही कम मात्रा में जो है वो सुविधाएं उन तक पहुँची हैं। अभी अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि ये सब सुविधाएं भी उनके लिए हैं, उनके लिए क्या क्या नियम प्रावधान है वो जानते ही नहीं हैं। उनको अपने अधिकारों के बारे में भी नहीं पता है कि विकलांगों को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं। अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के जरिए एनआरएचएम ग्रामीण लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, स्पेशली समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए। जो आशा कार्यकर्ता है वो क्या करती हैं, उनका काम है लोगों को जागरूक करना। गांव में रहती हैं आशा कार्यकर्ता, जो वो प्रसव वगैरह भी कराती हैं। शहरों में भी होती हैं लेकिन स्पेशली गांव में रहती हैं। तो ये क्या, इनका क्या काम होता है कि जो लोगों को जागरूकता देना, उनके उनकी जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में उनको समझाना, उसमें क्या क्या प्रावधान है उन लोगों के लिए वो उनको समझाना और भी कई प्रकार से जागरूकता फैलाना, स्पेशली जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए। नेक्स्ट है सहायक उपकरण। भारत सरकार विकलांगों को आईएसआई प्रमाणित, टिकाऊ तथा वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक यंत्र व उपकरण की खरीद के लिए हेल्प करती है। राष्ट्रीय संस्थानों, राज्य सरकारों, डीडीआरसी और जो एनजीओ के जरिए हर साल विकलांगों को प्रोथोसिस तथा ऑर्थोसिस, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, सर्जिकल फुटवेयर और जो दैनिक जीवन में काम आने वाले सीखने वाले यंत्र होते हैं, ब्रेल लेखन यंत्र, जैसे कोई देख नहीं सकता है तो उसके लिए ब्रेल लेखन यंत्र है, डिक्टोफोन है, सीडी प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, लो विजन यंत्र, चलने फिरने के लिए विशेष यंत्र जैसे व्हील चेयर और भी मतलब बहुत सारे यंत्र वगैरह होते हैं उन लोगों के लिए, वो सभी उपलब्ध कराती है। विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा। नेक्स्ट हमारा जो अगला पॉइंट था, विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा। तो संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है सभी के लिए। सभी के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में कौन से अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) में। और विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक फ्री और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, जो प्राथमिक स्कूल की शिक्षा होती है वो विकलांग बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क है ही। साथ ही ये सभी बच्चों के लिए है, ये तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क करने का सर्व शिक्षा अभियान के तहत लक्ष्य रखा गया था। और जो समेकित शिक्षा है खास तौर से विकलांग बच्चों के लिए, उसके तहत 15 से 18 वर्ष तक की एज के विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो 6 से 14 वर्ष से वो तो नॉर्मली सभी बच्चों के लिए है, लेकिन स्पेशली विकलांग दिव्यांगजन बच्चों के लिए समेकित शिक्षा
15 से 18 एज के लोगों के लिए विकलांग जो हैं, दिव्यांगजन जिन्हें बोलते हैं, उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला दिलाने के लिए यूनिवर्सिटी, तकनीकी संस्थानों तथा उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में पहुंच प्रदान की जाएगी। थर्ड पॉइंट था विकलांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक पुनर्वास। व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों को विकसित किया गया है, ताकि जो दिव्यांगजन हैं वो अगर कुछ काम करने में असमर्थ है किसी शरीर के एक भाग से, सपोज अगर उनके पैर में प्रॉब्लम है लेकिन वो अपने हाथों से तो काम कर ही सकते हैं, तो उनके लिए ऐसा कोई काम निर्धारित करना जो वो बैठे बैठे कर सकते हैं, कुछ भी बनाना या जो भी काम है, तो उनको उसी काम का शिक्षा देना जिससे वो अपना जो काम है वो अपने डिसेबिलिटी होते हुए भी कर सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उनसे पैसे कमा सकें और उन्हें किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। तो व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों को विकसित किया गया। संगठित क्षेत्र में विकलांग लोगों के रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार इंसेंटिव कर से छूट, ड्यूटी से छूट, विकलांगों के लिए सेवा देने वाले तथा सामान बनाने वाले उपक्रमों को सरकार बढ़ावा देकर स्वरोजगार को प्रोत्साहित करेगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, अब आमतौर पे जैसे कोई वैसी नौकरी में नहीं जा पा रहा है, नहीं रख रहा कोई कि अब ये तो डिसेबल्ड है, उसको नहीं रख सकते किसी कंपनी में या कहीं, तो उनके लिए खुद का रोजगार, लघु उद्योग वगैरह जो होते हैं वो खुद का खोल देना, जिसमें वो अपने काम घर पे या जो भी उसका संगठन है जहाँ पे भी वो काम कर रहा है वहाँ वो अपनी डिसेबिलिटी होते हुए भी एक अपने अच्छे मन से अपना काम कर सके, जहाँ उसको ये ना लगे कि नहीं मेरे अंदर ये हीन भावना है या मेरे अंदर ये कमी है तो मैं ये काम नहीं कर सकता। उसके लिए उसी की डिसेबिलिटी के आधार पे उसी तरह के काम का चुनाव किया जाए और उसको उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। जनगणना 2001 के मुताबिक देश में 93.01 लाख विकलांग महिलाएं हैं। जो महिलाएं दिव्यांगजन महिलाएं हैं उनके साथ शोषण और दुर्व्यवहार भी कई बार मतलब देखा गया है कि जो महिलाएं हैं अक्षम है किसी कारणवश, तो उनके साथ उनका शोषण भी बहुत होता है, दुर्व्यवहार भी होता है। तो ऐसी महिलाओं को बचाने की ज़रूरत है। इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, रोजगार तथा अन्य पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये भी देखा गया है कि विकलांगता से ग्रसित जो महिलाएं होती हैं उनके बच्चों की देखभाल की सबसे गंभीर समस्या होती है। सरकार ऐसी महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि वे अपने बच्चों की परवरिश के लिए आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध करा सकें। विकलांगता के शिकार बच्चे सबसे अधिक संवेदनशील समूह के होते हैं और उन्हें विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। उनके लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है। जैसे कौन कौन से कदम है कि विकलांग बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण के साथ विशेष पुनर्वास सेवाओं को शामिल किया जाएगा। गंभीर विकलांगता के शिकार बच्चों के लिए विकास के अधिकार तथा विशेष आवश्यकताओं व देखभाल सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। अवरोध मुक्त वातावरण से विकलांग व्यक्ति सुरक्षित तथा आसानीपूर्वक चल फिर सकते हैं। अवरोध मुक्त डिज़ाइन का उद्देश्य है कि विकलांग लोगों को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जहां वे अपनी दैनिक गतिविधियों में बिना किसी मदद के गमन कर सकें। जैसे कोई व्यक्ति व्हील चेयर से चल रहा है, अब हम कहीं पे कोई बिल्डिंग या कुछ भी बनाए जहाँ वो संगठन बनाए जहाँ वो काम कर रहा है, अगर वो ऐसे बना दिया कि सीढ़ियाँ लगी हैं या जो लाइट वाइट के स्विच वगैरह होते हैं वो सभी ऊपर हैं, उनकी पहुंच से अगर बाहर रहेंगे तो उनको कई सारी समस्याएं होंगी। लेकिन तो उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उसको जो भवन का निर्माण भी है वो उसी प्रकार किया जाता है जिसमें उसमें वो आराम से घूम सकें, अपनी जो व्हील चेयर है उसको आराम से चला सकें, उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े कि कोई उन्हें उठा के ऊपर रखे चढ़ाए। तो ऐसा भवन बनाया जाता है जिसमें वो आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार चल फिर सकते हैं। और जो लाइट वाइट है उसकी पहुंच तक मतलब उनके हाथ पहुंचना चाहिए, इतनी हाइट पे रखना चाहिए, जो और भी साधन हैं वो सभी सामान उनकी पहुंच तक आराम से पहुंच सकें, ऐसी जगह पे स्थापित किए जाते हैं। तो ये इस तरह से अवरोध मुक्त वातावरण मतलब उन्हें किसी प्रकार का अवरोध ना हो। जैसे जो वॉशरूम वगैरह होते हैं हर जगह देखा है कि नॉर्मल वॉशरूम अलग होते हैं और दिव्यांगजनों के लिए अलग वॉशरूम होते हैं। इसी तरह से हर चीज़ इन लोगों के लिए अलग तरह से बनाई जाती ताकि इनको कोई परेशानी ना आए। सरकार सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्तियों कम से कम समय में बिना किसी प्रॉब्लम के विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। कई जगहों पे लगाया जाता है विकलांगता प्रमाण पत्र, तो इनको होना बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के पास, जिससे वो जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके लिए वो उसका लाभ उठा सकें।
केंद्र सरकार विकलांग व्यक्तियों व उनके अभिभावकों को करों में छूट दे रही है। राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेशों को बेरोजगार भत्ता या विकलांगता पेंशन मुहैया कराया जा रहा है। ऑटिज्म, सीपी, मानसिक मंद तथा बहुविकलांगता के शिकार जो बच्चे होते हैं, उनके माता पिता अपनी मृत्यु के बाद ऐसे बच्चों की देखभाल को लेकर काफ़ी असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि जो ये बच्चे होते हैं ऑटिज्म वाले, सेरेब्रल पाल्सी, सीपी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले, ये लोग क्या होते हैं, पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ये खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं। इनको इसलिए विशेष शिक्षा के द्वारा इन्हें इतना तो सिखा दिया जाता है कि जो दैनिक कार्य छोटे मोटे हैं वो खुद से कर सकें। फिर भी लेकिन इनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, इनके साथ एक व्यक्ति का होना हमेशा ज़रूरी होता है। तो ऐसे बच्चों के जो माता पिता हैं वो अपने, जब उनको ये तो पता है जब तक हम जीवित हैं तब तक हम इनकी देख रेख कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू। ऐसे बच्चों की देखरेख को लेकर वो काफ़ी असुरक्षित महसूस करते हैं। ऑटिज्म, सीपी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तथा बहुविकलांगता के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट स्थानीय स्तर की समिति द्वारा कानूनी अभिभावकत्व प्रदान करता है। मतलब ऐसे बच्चों के लिए जब उनके माता पिता नहीं रहते हैं तो वो एक कानूनी तौर पे एक जो है केयर टेकर या अभिभावकत्व उनको दे देता है कि आपको इनकी देखभाल करनी है, और उसका सारा ब्यौरा कि वो किस तरह का, वो भी उनके पास दर्ज होता है कि किसको काम के लिए रखा है उन्होंने, वो भरोसेमंद है या नहीं, उसकी पूरी जानकारी ली जाती है। उसके बाद ही उनको बच्चों को सौंपा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नीति और गैर सरकारी संगठन एनजीओ को काफ़ी अहम संस्थानिक प्रणाली के रूप में मानती है, जो सरकार के प्रयासों को लागू करने का एक सस्ता माध्यम है। एनजीओ सेक्टर गतिशील व उदीयमान क्षेत्र है। विकलांग व्यक्तियों को सेवा देने के प्रावधान में इसने एक अहम भूमिका निभाई है। कुछ एनजीओ मानव संसाधन विकास तथा अनुसंधान कार्य द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। और अगर हाँ, आपको कोई भी अदर जानकारी चाहिए या इनसे हटके कोई नया टॉपिक में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं कोशिश करूँगी उस पर आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच।